Good evening, sir. गुड इवनिंग लेखराम। वॉइस आ रही है? Yes, sir. रुको, थोड़ा वेट करते हैं कुछ और लोगों का, फिर स्टार्ट करेंगे। Okay, sir. हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रोज की भांति आज की क्लास भी स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस क्लियर हो गया आई थिंक? यस सर, क्लियर है। Yes, ओके। sir. तो हम लोग उस दिन डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ही क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन ही मैंने लाया है। तो ये आपका यूनिट 5 जो प्लांट और एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। नेट ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए उन क्वेश्चंस को मैंने रखा है। तो आज भर हम लोग और डेवलपमेंटल बायोलॉजी का करेंगे, फिर अगली क्लास में मैं चाहूँगा कि कोई दूसरा यूनिट मैं कवर कर लूँ, क्योंकि हाँ, जो क्वेश्चंस है वो बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैरी कर रहे हैं। तो इस बार उसका कॉम्बिनेशन लेके अगला यूनिट करेंगे। तो फिलहाल आज यूनिट 5 का डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोगों को एक बार इन्फॉर्म कीजिए स्क्रीन शेयर है या नहीं। विजिबल है आप लोगों की स्क्रीन? यस Yes, सर। sir. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उस दिन हमने टोटल में 12 क्वेश्चन किए थे, 12 प्रश्न। आज उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? सी एलिगेंस एम्ब्रियो uses both autonomous and conditional modes of specification. Conditional specification at 4 cell stage can be seen in the development of the endoderm cell lineage and also in the establishment of dorsal ventral axis. Following are few statements regarding this. ए, तो पहले क्या बोल रहा है? सी एलिगन एम्ब्रियो में दो टाइप के स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है? कोई सेल किस टाइप के सेल में डेवलप होती है और उसको दूसरे टाइप के सेल में कन्वर्ट होने के लिए किन कंडीशनों की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बेस पे क्या होता है उसका स्पेसिफिकेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। या तो कंडीशनल हो सकता है या तो फिर ऑटोनोमस हो सकता है। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन किसको बोलेंगे? ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन मतलब उसको किसी और सेल की ज़रूरत नहीं है, आसपास कोई उसको ना केमिकल की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट है, अ, ना ही किसी स्पेशल टाइप के कुछ केमिकल की रिक्वायरमेंट है उसको अपने फेट के लिए। मतलब वो जो डिसाइडेड है, उसका जो फेट है वो क्या रहेगा? प्री डिसाइडेड रहेगा। सपोज करो उसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर इंटीरियर बनाना है, इंटीरियर साइड, तो वो इंटीरियर ही डेवलप करेगा। चाहे आप उसको ट्रांसफ़र करके पोस्टीरियर साइड में लगा दो, या उसके वेंट्रल साइड में लगा दो, या डोर्सल साइड में लगा दो, उसका फेट क्या रहेगा? पहले से डिटरमाइंड रहेगा। तो उसको हम लोग ऑटोनोमस बोलते हैं। और दूसरा होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल क्या होता है? आप लोग कंडीशनल नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। उसको कंडीशन चाहिए अपने फेट के लिए। मतलब वो अगर अ, एक कंडीशन में है तो उसका कुछ फेट दूसरा होगा, मतलब कुछ दूसरा ऑर्गन बनाएगा। और दूसरा कंडीशन दे दिया जाए तो उसका फेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इनका फेट टोटली डिपेंड करता है कि वहाँ का कंडीशन कैसा है। और ये कंडीशन क्या हो सकता है? कोई केमिकल का ग्रेडियंट हो सकता है, या पोजीशन हो सकती है कोई भी सेल की। चाहे वो इंटीरियर साइड की है तो उसको पोस्टीरियर में चेंज कर देंगे, तो पोस्टीरियर साइड वाले ऑर्गन को वो डेवलप करेगी। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो कंडीशनल और आपके ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करती हैं, ठीक है? तो इसमें क्या किया गया है, एक सी एलियन के एम्ब्रियो में
दोनों टाइप के स्पेसिफिकेशन देखे गए, ऑटोनोमस और कंडीशनल मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में 4 सेल स्टेज में देखा गया है, ठीक है, इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोडर्म सेल लिनियज, जो कि क्या बना रहा था, एंडोडर्म सेल लिनियज का फॉर्मेशन कर रहा था। ऑल्सो इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, जो कि किसके लिए जरूरी था, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस के फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी था। फॉलोइंग आर द फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग, तो इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से आपको क्या करना है, ट्रू स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ द P2 cells is removed at the early 4 cell stage, the EMS cell will divide into 2 MS cell and no endoderm will be made. B क्या बोल रहा है, in POP1 deficient embryo both EMS daughter cells become E cell, और स्टेटमेंट सी बोल रहा है व्हेन द पोजीशन ऑफ द ABA एंड ABP वाज रिवर्स्ड देयर फेट्स गेट रिवर्स्ड एंड नो नॉर्मल एम्ब्रियो फॉर्म्स। डी क्या बोल रहा है, इन एम्ब्रियो बोज मदर हैव म्यूटेंट GLP1 ABP इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ABA सेल्स। अब इसमें से आपको ट्रू ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो पहले आपको इस कुछ कंसेप्ट सीख लीजिए। यहाँ पे जो P1 P2 सेल्स यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा हो, ये P1 सेल दिखाई दे रहा है, ये P2 सेल दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली सी एलिगेन के एम्ब्रियो के 4 सेल्ड स्टेज को हमने लिया है। तो 4 सेल्ड स्टेज में ये जो आपके नाम दिख रहे हैं, ये सेल के नाम है उनमें, और इनका अलग अलग फंक्शन होता है। P2 का क्या काम होता है, P2 जो सेल होती है, ये P2 सेल क्या काम करती है, ये एंडोडर्म का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो सेल का आप लोग जानते होंगे एंडोडर्म क्या होता है, अंदर की लेयर होती है, जैसे गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है तो बाहर की ओर क्या बनता है, एक्टोडर्म बनता है, ठीक है, बीच में क्या बनता है, मीजोडर्म बनता है, और अंदर की ओर क्या बनता है, एंडोडर्म बनता है। तो जो एंडोडर्म का फॉर्मेशन है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, आपका P2 रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोडर्म के फॉर्मेशन के लिए। उसके अलावा जो ये आपका पोप 1 टाइप के एक और प्रोटीन होता है, उसका काम क्या होता है, वो EMS जो डॉटर सेल होती है, वो EMS डॉटर सेल बिकम ई सेल, मतलब वो क्या करता है, अगर पोप 1 प्रेजेंट रहेगा तो वो मीजोडर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। पोप 1 क्या करेगा, पोप 1 क्या करता है, मीजोडर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, मीजोडर्म बनाता है। वैसे ही P2 हमने देखा, P2 क्या बनाता है, P2 एंडोडर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एंडोडर्म का फॉर्मेशन करता है। वैसे ही यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं जो टर्म आए हैं उनका रोल बता रहा हूँ। GLP1 का क्या काम है ये बता देता हूँ। GLP1 क्या करता है, ये क्या GLP1 क्या करता है, ABP को बनवाता है, ठीक है। ABP एक टाइप का सेल होता है, इसका फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर इनमें म्यूटेंट आ जाए तो इनका जो ये मेन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, हमको ऑप्शन अपने करेक्ट करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसका मैं एक बता दे रहा हूँ कि इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, क्या काम कैसे करता है। एक स्लाइड आगे जाने देते हैं। ये देखिए, ये सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें क्या होते हैं, 4 सेल्स होते हैं बेसिकली, ABA, ABP और P2 और EMS। ये जो P2 होता है वो क्या बनाता है, आपके एंडोडर्म के फॉर्मेशन करता है। अगर P2 होगा तो ये EMS है, EMS का मतलब क्या होता है, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये एंडोडर्म और मीजोडर्म एक टाइप की सेल्स होती हैं, ये अभी डिफ्रेंशिएटेड नहीं हुई है, ये फर्दर क्या होती हैं, MS मतलब मीजोडर्म और E मतलब एंडोडर्म में डिवाइड हो सकती है, डिफ्रेंशिएट हो सकती है। लेकिन वो डिफ्रेंशिएशन किस पे ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, इन सारे जो फैक्टर्स हैं उन पे ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। P2 पे डिपेंडेंट रहेगा, ABA पे डिपेंडेंट रहेगा। उसके अलावा मैंने आपको पोप 1 की कहानी बताई, उसके अलावा GLP1, तो इन सब का फंक्शन मैंने बता दिया। और ये क्या करते हैं, जैसे P2 प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, EMS अगर नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, P2 प्रेजेंट है तो EMS क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक साइड क्या बनाएगा, मीजोडर्म बनाएगा, दूसरे साइड एंडोडर्म बनाएगा। और ये मीजोडर्म भी फर्दर डिवाइड करेगी मीजोडर्म डॉटर सेल में, और अलग अलग केमिकल के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अलग अलग मीजोडर्म से ऑर्गन का क्या होते जाएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होते जाएगा। वैसे ही एंडोडर्म भी क्या करेगी, जो जो सेल बनाती है, जो जो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करती है वो करती जाएगी, अगर ये नॉर्मल फंक्शन करें तो। लेकिन अगर ये एबनॉर्मल फंक्शन करें या हम किसी चीज़ को क्या कर दें, म्यूटेट करें, तो क्या क्या चीज़ें बन सकती है वो डिपेंड करेगा कि उनका फंक्शन क्या था, ठीक है। तो पीछे की स्लाइड में हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन में देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, स्टेटमेंट A कहता है इफ द P2 सेल इज रिमूव्ड एट द अर्ली 4 सेल स्टेज द EMS सेल विल डिवाइड इनटू द 2 MS सेल एंड नो एंडोडर्म विल बी मेड। तो ये देखिए P2 का क्या काम होता है, मैंने बोला था P2 क्या बनाता है, आपका एंडोडर्म की फॉर्मेशन करता है। और P2 अगर नहीं होगा,
P2 अगर नॉर्मल फंक्शन करता तो क्या होता, P2 नॉर्मल फंक्शन करता तो आपका EMS किस में ब्रेक डाउन होता, EMS ब्रेक डाउन होता आपका एक साइड में एंडोडर्म इसके लिए फॉर्मेशन के लिए और दूसरी साइड MS के लिए। तो अब P2 काम नहीं कर रहा है, P2 क्या हो गया, हमने रिमूव कर दिया, P2 को रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, EMS सेल विल डिवाइड इनटू 2 MS सेल। तो अब जो एंडोडर्म बन रहा था वो फॉर्मेशन नहीं होगा, इसकी जगह भी क्या बनेगा, MS ही बनेगा और एंडोडर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है। देखिए लिखा गया है, इफ द P2 cell is removed at the early 4 cell stage, the EMS cell will divide into 2 MS cell and no endoderm will be met। तो एंडोडर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा और जो EMS सेल है वो 2 MS सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब दोनों जगह पे क्या बनेगा, मेसोडर्म बनेगा। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका ट्रू हो गया। स्टेटमेंट बी की बात करें तो स्टेटमेंट बी में बोला गया है, इन POP1 डिफिशियंट एम्ब्रियो, POP1 डिफिशियंट मतलब पोप या तो म्यूटेटेड है या तो POP1 प्रेजेंट नहीं है, बोथ द EMS डॉटर सेल बिकम ई सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे MS नहीं बनेगा। जैसे इसका क्या काम होता है, मैंने बोला था POP1 क्या काम करता है, POP1 आपका क्या बनाता है, मेसोडर्म की फॉर्मेशन करता है, मेसोडर्म बनाता है। अगर POP1 सही होगा, सही से प्रेजेंट होगा तो मेसोडर्म का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन अगर POP1 एब्सेंट है या डिफिशियंट है उसका, तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या बन जाएगा, EMS कन्वर्ट होकर दोनों जगह पे ही क्या बना देगा, ये दोनों जगह पे ही ये एंडोडर्म का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो POP1 होता है वो P2 का जस्ट अपोजिट काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर POP1 डिफिशियंट एम्ब्रियो है तो दोनों EMS डॉटर सेल्स क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ई सेल का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब एंडोडर्म बनाएंगे। तो स्टेटमेंट बी भी बिल्कुल ट्रू बोल रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। P2 क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है आपका POP1 से। ठीक है, ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, जिसमें से P2 आपका एंडोडर्म बनाता है और POP1 आपका क्या बनाता है, मेसोडर्म का फॉर्मेशन करता है। तो ए और बी तो बिल्कुल करेक्ट हो गए। सी क्या बोल रहा है, when the position of ABA and ABP was reversed, their fates get reversed and no normal embryo forms। इसमें जो पहला लाइन बोला गया है कि इनके ABP और ABA को रिवर्स कर दिया जाए तो इनके फेट्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं बोल रहे हैं। तो फेट तो चेंज हो जाएंगे, ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ABP और ABA होते हैं वो आपके कंडीशनल मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन शो करते हैं। मतलब इनका अगर जगह चेंज कर दिया जाए तो ये क्या करेंगे, अपने फेट में चेंज कर लेंगे, लेकिन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तब भी होगा। तो नो नॉर्मल एम्ब्रियो फॉर्म्स लिखा, इसके कारण ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या बोला गया है, इन एम्ब्रियो वोज मदर हैव म्यूटेंट GLP1 ABP इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ABA। तो GLP1 का एक और काम होता है कि ये ABP को बना के रखता है। GLP1 क्या करता है, ABP को बना के रखता है। ठीक है, ये ABP के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर GLP1 नहीं होगा तो ABP का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाएगा, ABA टाइप के सेल्स में हो जाएगा। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डी वाला भी ट्रू हो गया। तो टोटल में आपका ए, बी और डी, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, उसी को लिखा है, रिमूवल ऑफ द P2 सेल्स causes EMS to divide into MS cells preventing endoderm formation। तो ये पहला स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, POP1 म्यूटेंट में क्या हो जाएगा, दोनों EMS डॉटर सेल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, एंडोडर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। और डी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, GLP1 म्यूटेंट में ABP ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा ABA में, क्योंकि ABP के लिए ये रिस्पॉन्सिबल था इसको मेंटेन करने के लिए। ABP अगर GLP1 नहीं रहेगा तो ABP कन्वर्ट हो जाएगा ABA में। और सी इसलिए इनकरेक्ट हुआ क्योंकि जो रिवर्सिंग है ABA और ABP की, उसके कारण जो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है वो नॉर्मल होगा। ठीक है, वो उसको प्रिवेंट नहीं करेगा, वो नॉर्मली एम्ब्रियो डेवलप करेगी। तो आपका ABD स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टिपिकल क्वेश्चन था और यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसी के डेटा को कंटिन्यू रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, Following are the events that might take place during the dorsoventral axis specification in early embryonic development of Drosophila। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रोसोफिला का। आप इसको इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, या तो सेक्शन बी में पूछे गए और ज़्यादातर सेक्शन सी में ही पूछने के चांसेस हैं। तो ड्रोसोफिला में जो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए जो सिग्नलिंग होती है उसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। मैं जितना भी क्वेश्चन के बेस पे आपको एक्सप्लेन करते बनेगा उतना कर देता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स के नाम है, उनका फंक्शन आपको बस पता होना चाहिए, उसके बेस पे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, Following are the events that might take place during the dorsoventral axis specification।
तो जब ड्रोसोफिला का डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस बनता है, ये आप लोग जानते होंगे। ड्रोसोफिला में ये वाला जो ऊपर रीजन होगा उसको डोर्सल बोलेंगे, इसको वेंट्रल बोलेंगे। ये वाला रीजन होगा इंटीरियर, ये वाला रीजन होगा पोस्टीरियर। तो ये जो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस का जब फॉर्मेशन होता है, मतलब ये डिसाइड होता है कि जो एग है या एम्ब्रियो है उसका कौन सा वाला हिस्सा डॉर्सल बनेगा और कौन सा वाला हिस्सा वेंट्रल बनेगा। तो इसके लिए प्रॉपर एक सिग्नलिंग चलती है। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस के दौरान कौन कौन से जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं, वहाँ पे ये बोला गया है। तो आपको क्या करना है, करेक्ट कम्बिनेशन सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे कंडीशन भी दिया गया है, विच कम्बिनेशन ऑफ द अबो इवेंट्स विल अकर इन द प्रिजम्पटिव डॉर्सल साइड। तो डॉर्सल साइड में क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी ये आपको पता करना है। ऑफ द एम्ब्रियो डिफिशियंट इन मैटरनल गुरकन। तो गुरकन एक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो अगर एक ऐसा ड्रोसोफिला है, ठीक है, जिसके मदर में गुरकन प्रोटीन क्या है, डिफिशियंट है, तो उसका जो डेवलपमेंट होगा, उसमें जो बेबी का डेवलपमेंट होगा, तो उसके डॉर्सल साइड में कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। तो यहाँ पे आपको मैटरनल गुरकन का एब्सेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब गुरकन क्या होता है और इसमें से जो टर्म है उसको हम लोग समझेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं, गुरकन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि आपको डॉर्सल साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ड्रोसोफिला के जो डॉर्सल साइड का फॉर्मेशन होता है उसमें गुरकन प्रोटीन का रोल होता है। जैसे कि गुरकन एक टाइप का केमिकल है, सपोज कीजिए, ये एक रिसेप्टर से बाइंड करता है और इस रिसेप्टर का नाम होता है टॉर्पीडो। टॉर्पीडो रिसेप्टर होता है जो कि क्या कहाँ पर प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि डॉर्सल साइड पे टॉर्पीडो और गुरकन प्रोटीन के बीच में क्या होता है, जब बाइंडिंग होती है तब आपका वो रीजन क्या बनाता है, आपका डॉर्सल साइड बन जाता है। तो जहाँ पर गुरकन प्रोटीन होगा और टॉर्पीडो प्रोटीन होंगे, वो रीजन क्या बनेगा, आपकी डॉर्सल साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये आपको एक पॉइंट मिल गया। दूसरा है पाइप प्रोटीन। पाइप प्रोटीन क्या होती है, ये वेंट्रल साइड पे बनती है, ठीक है। पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस क्या होता है, वेंट्रल साइड पे होता है और ये वेंट्रलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अलावा आपको मेरे ख्याल से इतने ही टर्म आपको समझने के लिए ज़रूरत होगा इस क्वेश्चन में। उसके बेस पे आप वो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग को कंडीशन दे दिया गया है कि क्या क्या कंडीशन है, मैटरनल एम्ब्रियो में क्या है, गुरकन प्रोटीन क्या है, एब्सेंट है। उसके अलावा आपको क्या करना है, डॉर्सल साइड में क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी वो आपको इस ऑप्शन के बेस पे सिलेक्ट करना है। तो टॉर्पीडो रिसेप्टर एक्टिवेशन, ये टॉर्पीडो रिसेप्टर का एक्टिवेशन डॉर्सलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान होता है। जब डॉर्सल साइड का फॉर्मेशन होता है तो टॉर्पीडो जो रिसेप्टर होता है वो किससे जाके बाइंड करता है, वो जाके बाइंड करता है आपके गुरकन प्रोटीन से टॉर्पीडो, और वहाँ पे क्या हो जाता है, डॉर्सलाइजेशन हो जा रहा है। लेकिन बोला गया है कि रिसेप्टर जो उसका जो गुरकन प्रोटीन है वो क्या है, एब्सेंट है। तो गुरकन प्रोटीन एब्सेंट है तो टॉर्पीडो उससे बाइंड नहीं करेगा और उसका एक्टिवेशन भी नहीं हो पाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो इसमें से इनकरेक्ट हो जाएगा। पाइप की सिंथेसिस, पाइप प्रोटीन क्या है, वेंट्रलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कब वो काम करता है, तो जब गुरकन क्या होता है, एब्सेंट होता है, या गुरकन जहाँ पर नहीं होता है। सपोज करो अगर गुरकन प्रेजेंट है डॉर्सल साइड में तो वो इसीलिए वेंट्रल नहीं बना सकती। लेकिन अगर जिस साइड गुरकन एब्सेंट है तो वो समझ जाएगा कि इस साइड पे क्या बनाना है, पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस होना है। और पाइप प्रोटीन जहाँ पे बना वहाँ पे उस साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, वेंट्रल साइड बोलेंगे, या उसकी जो मॉर्फोलॉजी होगी वो वेंट्रल साइड जैसी बनेगी, ठीक है। तो पाइप का सिंथेसिस बिल्कुल हो जाएगा, इसके लिए गुरकन प्रोटीन का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये गुरकन प्रोटीन अब कहाँ किस साइड पे बन जाएगी, डॉर्सल साइड पे बन जाएगी, क्योंकि उसको क्या होना है, जो सिग्नलिंग है उसमें पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस होना या ना होना वो किस पे डिपेंड करता है, गुरकन और टॉर्पीडो के कनेक्शन पे। अगर गुरकन प्रोटीन एब्सेंट है और टॉर्पीडो का रिएक्टिवेशन नहीं हो पाया, दैट मीन्स वहाँ पे पाइप सिंथेसिस बनेगी, वहाँ पे गुरकन प्रोटीन एब्सेंट होगा इसलिए, ठीक है। तो पाइप की सिंथेसिस होगी, और पाइप की सिंथेसिस होगी तो बहुत सारे कैस्केड ऑफ प्रोटीज एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जो कि क्या करती है, और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन को में फॉस्फोराइलेशन और डिफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या करती है, प्रोटीज एक्टिविटी के द्वारा उनको एक्टिवेट और इनएक्टिवेट करती है। और डेवलपमेंट के स्टेजेस में जो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस होता है उसमें मेजर रोल प्ले करती है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी। लास्ट में आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में
कैक्टस डीफॉस्फोराइलेशन, कैक्टस का डीफॉस्फोराइलेशन, तो कैक्टस का डीफॉस्फोराइलेशन नहीं होता। प्रोटीएज की एक्टिविटी के कारण कैक्टस एक प्रोटीन होता है जिसको क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। तो वो डिग्रेड हो जाता है तो उसकी एक्टिवेशन की बात नहीं आती या डीफॉस्फोराइलेशन की बात नहीं आती, वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। उसके अलावा ई में क्या बोला गया है, एंट्री ऑफ डॉर्सल इन द न्यूक्लिया ऑफ सिंसिशियल ब्लास्टोडर्म स्टेज एम्ब्रियो। ठीक है, तो जो डॉर्सल न्यूक्लियाई होती है वो सिंसिशियल ब्लास्टोडर्म में कैक्टस के डिग्रेड होने के बाद क्या कर जाती है, इंटर कर जाती है, और डॉर्सल साइड में ये गुरकन के एब्सेंस में भी ये जो एक्टिविटी है वो हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए गुरकन प्रोटीन का होना जरूरी नहीं है। तो ये वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो आपके बी, सी और ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका आपको एक सिग्नलिंग का पाथवे दिखा देता हूँ, उसके थ्रू आप लोग इसको और इजीली से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था, ये क्या है आपका, ये ड्रोसोफिला का आपको डायग्राम ये आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ये आपका क्या है, डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है। ठीक है, तो उसी में आपको क्या किया गया है, उसी में आपको, सॉरी ये इंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये डॉर्सल है और ये वेंट्रल है, ऐसे दिखाया गया है। तो ये जो डॉर्सल साइड है इसी को यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। देखिए ये न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो आपको ग्रीन कलर के जो दिखाई दे रहे हैं वो आपके क्या है, गुरकन प्रोटीन है, और ये आपको जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहे हैं वो इसके रिसेप्टर हैं, जिनका नाम क्या है, टारपीडो प्रोटीन है। ठीक है, तो ये टारपीडो रिसेप्टर गुरकन से बाइंड करता है और डॉर्सल एक्सिस के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को उसी को इलेबोरेट करके बताया गया है। तो डॉर्सल साइड में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो गुरकन न्यूक्लियस से क्या जनरेट होगा, गुरकन के लिए एमआरएनए प्रोटीन जनरेट होगा, और ये क्या बनाएगा, गुरकन प्रोटीन बनाएगा। और गुरकन प्रोटीन के लिए इसके यहाँ पर देखिए जो ऑरेंज कलर के आपको विजिबल हो रहे हैं, ये टॉर्पीडो रिसेप्टर्स हैं, और ये गुरकन टॉर्पीडो से जैसे ही बाइंड करेगा तो इनकी बाइंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे पाइप प्रोटीन का क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा, इनहिबिशन ऑफ पाइप प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि मैंने आपको बोला ही है कि जहाँ भी अगर आपका गुरकन प्रोटीन और टॉर्पीडो प्रोटीन की बाइंडिंग हो जाती है तो वहाँ पे पाइप प्रोटीन का एक्टिवेशन नहीं हो पाता है। तो पाइप प्रोटीन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, और पाइप प्रोटीन इनहिबिट हो जाएगा तो वो वाला साइड क्या बन जाएगा, आपका डॉर्सल साइड बन जाएगा। और उस जिसके अपोजिट साइड जहाँ पे गुरकन प्रोटीन और टारपीडो रिसेप्टर का आपस में बाइंडिंग नहीं हुआ है, वहाँ पे किसकी सिंथेसिस हो जाएगी, पाइप की सिंथेसिस हो जाएगी। मतलब वो वाला कौन सा साइड हो जाएगा, आपका वेंट्रल साइड हो जाएगा। तो ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे स्टेप में, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, गुरकन प्रोटीन मेड बाई oocyte रिसीव्ड बाई टारपीडो प्रोटीन। तो टारपीडो प्रोटीन में फिर उसके बाद टारपीडो कॉजेज डॉर्सल मोर्फोलॉजी। तो टारपीडो के कारण यहाँ पे देखिए ये वाला साइड डॉर्सल बन जा रहा है। फिर पाइप का सिंथेसिस इनहिबिट हो जा रहा है, ये देखिए पाइप की सिंथेसिस यहाँ पे इनहिबिट हो जा रही है। फिर गुरकन डज नॉट डिफ्यूज, गुरकन डिफ्यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस से। ठीक है, और इधर नीचे नहीं आ पा रहा है क्योंकि नीचे वाले सेक्शन में गुरकन एब्सेंट है। तो इसलिए यहाँ पे किसका सिंथेसिस होगा, पाइप का सिंथेसिस होगा, और ये वाला वेंट्रल बनेगा और ऊपर वाला डॉर्सल बनेगा। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सक्यूज मी सर। ओके, पूछिए सर। हाँ सर, वो लास्ट क्वेश्चन में जो ई वाला पॉइंट था। ओके, लास्ट क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में, हाँ उसमें जो ई वाला था, एंट्री ऑफ डॉर्सल, वो एक बार रिपीट कर देंगे, वो समझ नहीं आया। एंट्री ऑफ डॉर्सल, ई वाला बोल रहे हो? हाँ हाँ, ई वाला। अच्छा, एक बार रिपीट कर लेता हूँ, कोई बात। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एंट्री ऑफ डॉर्सल इन द न्यूक्लियाई ऑफ सिंसिशियल ब्लास्टोडम स्टेज एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये ब्लास्टोडम आप लोग कौन सा स्टेज होता है आपको पता होगा, ब्लास्टुला स्टेज होता है। यहाँ पे जब इस स्टेज से ही क्या होता है, गैस्टुलेशन होता है, और सारे जो सेल के फेट हैं वो डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होती है वही एंटर करती है आपके सिंसिशियल ब्लास्टोडम में, और उसको फर्दर गैस्टुलेशन के लिए प्रोसीड करती है। तो ये डॉर्सल साइड में भी होता है और वेंट्रल साइड में, दोनों जगह पे होता है। जहाँ पर भी आपका मतलब सेल का फेट डिसाइड होगा, जो कि सेल जो भी स्ट्रक्चर को बनाएगी वहाँ पे ये एक्टिविटी होगी। तो इसके लिए गुरकन प्रोटीन का होना या ना होना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, एंट्री ऑफ डॉर्सल इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सिंसिशियल ब्लास्टोडम स्टेज विथ कैक्टस डिग्रेडेड। कैक्टस क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, इसलिए इसका ये स्टेटमेंट डी बोल रहा था। फिर क्या होता है, डॉर्सल प्रोटीन इंटर्स द न्यूक्लियाई इवन ऑन द डॉर्सल साइड इन द एब्सेंस ऑफ
गुरकन, क्योंकि गुरकन की प्रोटीन की जो ज़रूरत है वो इसके लिए नहीं होती, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। डॉर्सल प्रोटीन एंटर करेगी तभी वो वाले साइड पे क्या होंगे, डॉर्सल वाले स्ट्रक्चर्स बन पाएंगे। जैसे डॉर्सल साइड में सपोज कर उसके विंग्स डेवलप हो रहे हैं, या फिर उसके बाकी जो पार्ट्स हैं जो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं एक ड्रोसोफिला के, वो सारी चीज़ें डेवलप होने के लिए क्या चाहिए वहाँ पे, आपको न्यूक्लियाई को एंटर करना पड़ेगा डॉर्सल साइड में उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के टाइम, ठीक है। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस होती है इसके लिए गुरकन प्रोटीन के प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये वाला ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके सर। सर तो मतलब जो सिंथेशियल न्यूक्लियाई है, हाँ उसमें जो डॉर्सल प्रोटीन कोड, लाइक उससे जो डॉर्सल प्रोटीन कोड होगा हाँ हाँ, वो गुरकन के एब्सेंस में भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, what would be the effect of newt limb regeneration if more than 90% of the nerve supply is severed before amputation? तो यहाँ पे लिम्ब जनरेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ है। लिम्ब जनरेशन में आप लोग रीजनरेशन वाली एबिलिटी जान रहे होंगे कि जो न्यूट्स वगैरह होते हैं, जैसे जीनोपिस लेविस का यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख रहे होंगे, इनमें रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, ठीक है। रीजनरेशन क्या होता है, कोई भी अपने खोए हुए पोर्शन ऑफ बॉडी या पार्ट को क्या कर सकते हैं, इनमें एबिलिटी होती है फिर से रीजनरेट करने की, ठीक है। तो उसमें भी एक टाइप का सिग्नलिंग चलता है, इसके थ्रू क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर, डिफरेंट टाइप के ग्रोथ फैक्टर, सपोज करो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका ये नॉर्मल ऐसा पैर है सपोज करो, और यहाँ पर किसी कारण से कट लग जाती है, तो उसको फिर से डेवलप करना होगा, तो उसके लिए एक लंबी सिग्नलिंग चलेगी, उसके लिए नर्व साइड से, न्यूरॉन से सिग्नल आएगा, ब्रेन से सिग्नल आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर बनेंगे, जैसे FGF8 टाइप के ग्रोथ फैक्टर, इसलिए इसके और भी फैमिली होती है FGF8 की, डिफरेंट टाइप के जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स बनते हैं, और ये ग्रोथ फैक्टर फिर क्या करेगा, वहाँ के एपिडर्मिस में ऐसे चेंजेस करेगा एपिडर्म में, जो कि क्या बनाएगी, उस जो खोए हुए पार्ट है उसको फिर से रीजनरेट कर देगी। तो ये बेसिकली रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहले न्यूरल सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है, और न्यूरल सिग्नल ग्रोथ फैक्टर का फॉर्मेशन करता है, और ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, एपिडर्म को कनेक्ट करता है, और एपिडर्म को जो सेल में जो जैसा स्ट्रक्चर बनना है वैसे स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट करने के लिए वो सिग्नलिंग प्रोवाइड करता है। तो ये होता है रीजनरेशन का एक बेसिक प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कंडीशन दिया हुआ है कि इफेक्ट क्या पड़ेगा एक न्यूट के लिम्ब के रीजनरेशन पे। एक न्यूट का लिम्ब है वो क्या हो गया, कट हो गया है, तो उसको रीजनरेट होना है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर 90% ऑफ द नर्व सप्लाई इज सेवर्ड बिफोर द एम्पुटेशन। तो ये जो कंडीशन ये दिया गया है कि आपको ऐसा कंडीशन है उसमें रीजनरेशन का प्रोसेस होना है, लेकिन उसका जो 90% जो नर्व की जो कनेक्शन है, मतलब जो न्यूरॉन्स है वो 90% डिफेक्टिव है, मतलब सिग्नलिंग उनको 90% तक नहीं मिल पा रही, 10% खाली काम कर रहा है, कुल मिला के वो डिफेक्टिव है, मतलब नर्व से सिग्नल उसको सही से नहीं मिल पाएगा। तो क्या कंडीशन हो सकता है ये आपको जानना है, ठीक है। तो पहले ये नर्व की डिपेंडेंसी जान देते हैं, लिम्ब के जनरेशन में क्या रोल होता है, नर्व डिपेंडेंसी इन द लिम्ब रीजनरेशन। लिम्ब रीजनरेशन इन न्यूट्स इज नर्व डिपेंडेंट, मैंने पहले ही बताया कि ये नर्व पे डिपेंडेंट होते हैं। द नर्व सप्लाई प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द फॉर्मेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द ब्लास्टेमा। तो ब्लास्टेमा वही होता है आपका जो पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाएगा, जैसे ब्लास्टेमा आप लोग जानते होंगे, ब्लास्टूला की स्टेज होती है, उसकी जो पोटेंसी होती है वो प्लूरीपोटेंसी होती है, मतलब ये डिफरेंट टाइप के सेल्स में क्या कर सकता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को ब्लास्टेमा बोल रहा है। द नर्व सप्लाई प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ ब्लास्टेमा एज इट प्रोवाइड्स ट्रॉफिक फैक्टर्स सच एज NAG, न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन। क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये जो आपके नर्व सप्लाई है वहीं से इनको सिग्नल आती है, और सिग्नलिंग के थ्रू ये ट्रॉफिक फैक्टर्स उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको फैक्टर का नाम बताया है, ग्रोथ फैक्टर FGF8, ठीक है। तो ये किसकी कैटेगरी में आता है, NAG की कैटेगरी में आता है, न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन, दैट आर एसेंशियल फॉर द ब्लास्टेमा सेल प्रोलिफरेशन एंड आउटग्रोथ, जो कि जरूरी होता है रीजनरेशन के प्रोसेस में, जो प्रोलिफरेशन और आउटग्रोथ होता है उसके लिए ये सिग्नलिंग होनी जरूरी है। लेकिन यहाँ पे 90%
क्या हो गया है, नर्व सप्लाई डैमेज हो गया है, तो ब्लास्टिमा है वो सफिशिएंट अमाउंट में ग्रोथ फैक्टर रिसीव नहीं कर पाएगा, और ग्रोथ फैक्टर रिसीव भी कर पाएगा तो उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए लिम्ब जनरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, नहीं हो पाएगा, ठीक है, सही से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, हमको बेस्ट करेक्ट ऑप्शन देखना है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, एक बार इसको देख लेते हैं फिर बाकी स्टडी करेंगे। द एपिकल एक्टोडर्मल कैप stimulates growth of the blastema by secreting FG8 but regeneration does not take place। तो FG8 प्रोटीन का सिक्रेशन है वो तो होगा, वो मतलब सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा लेकिन कुछ अमाउंट में जरूर होगा, ठीक है एकदम, क्योंकि 10% नर्व सप्लाई अभी भी आ रही है, तो दैट मीन्स वहाँ पे FGF8 प्रोटीन बन रहा है, लेकिन FGF8 प्रोटीन एक सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, उसका आगे प्रोलिफरेशन और आउटग्रोथ होगा और जिसके कारण रीजनरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन चूंकि 90% उसकी एक्टिविटी खत्म हो गई है तो बहुत कम अमाउंट में FGF8 होगा, तो वो सफिशिएंट नहीं होगा रीजनरेशन के लिए, लेकिन FG8 प्रोटीन आपका बनेगा और रीजनरेशन आपका कहीं क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो FGF8 प्रोटीन तो बनेगा लेकिन रीजनरेशन आपका नहीं हो पाएगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बाकी देख लेते हैं बाकी क्यों रॉन्ग हो जाएंगे। लिम्ब जनरेशन विल टेक प्लेस एंड फॉर्म अ लिम्ब विथ नो नर्व सप्लाई, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नर्व की सिग्नलिंग चाहिए और बिना नर्व सप्लाई के कोई लिम्ब बन के भी क्या काम करेगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम के बिना कोई भी आपका स्ट्रक्चर फंक्शन कर ही नहीं सकता जब तक ब्रेन की उसकी सिग्नलिंग ना हो, तो ये बिल्कुल irrelevant चीज थी। Outgrowth will occur but the identity of the limb formed will be the lost with no clear anterior posterior polarity। तो ये जो सिग्नलिंग होती है वो उसके प्रोलिफरेशन, उसके जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो बनने के लिए भी होती है, तो ये ऐसा नहीं है कि वो एब्सेंट है तो कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, वो उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, तो ये वाला भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी इसमें। लिम्ब रीजनरेशन विथ नर्व सप्लाई विल टेक प्लेस, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन बताया गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका बेस्ट परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए FGF8 प्रोटीन बन रहा है और नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, अगर क्या है आपका वहाँ पे नर्व सप्लाई 100% सही है, तो लेकिन अगर 10% अगर खाली काम कर रही है तो FGF तो जरूर बन रहा है लेकिन वो रीजनरेशन नहीं कर पाएगा, मतलब उसमें प्रोलिफरेशन करने की जो एबिलिटी है और जो आउटग्रोथ करके डिफ्रेंसिएशन करने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस नहीं होने के कारण आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन इन्वॉल्व्स interaction of sperm binding with its receptor EBR1, a 350 kDa glycoprotein on the egg vitelline membrane. The plot given below shows that the status of membrane potential and the level of EBR1 sodium plus potassium plus in an unfertilized egg. Which one of the following graphs best represent the condition within the egg in 1 to 3 seconds after fertilization? तो मैंने पहले भी इसके बारे में डील किया, फर्टिलाइजेशन सी अर्चिन में किया गया, बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया था सी अर्चिन में फर्टिलाइजेशन का, इसलिए इसको टाइप ऑर्गेनिज्म भी मानते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसमें क्या दिया गया है, आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसमें फर्टिलाइजेशन के बिफोर फर्टिलाइजेशन ये एग का आपको क्या दिया गया है, स्ट्रक्चर दिया गया है, एग में अलग अलग चीज़ें दी गई, ये आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बता रहा है। इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल -50 to 100 के बीच है, मतलब ये लगभग -40 के आसपास, सॉरी -60 के आसपास है, ठीक है, -60 के आसपास क्या है इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो EBR1 दिख रहा है, EBR1 का ये लेवल आपको दिख रहा है, ये 50 के आसपास है अनफर्टिलाइज एग में ना, और जो सोडियम प्लस है उसका कंसंट्रेशन आपका बहुत लो दिख रहा है, ये आपको ये भी लगभग ये माइनस में दिख रहा है, आपको -100 के आसपास दिख रहा है, और इसमें जो पोटेशियम प्लस है वो भी आपको -110 बोलता हूँ -90 के आसपास दिख रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन ऐसी दी हुई है आपको अनफर्टिलाइज्ड एग में। अब क्या हुआ, आप लोग ये क्या क्या चीज़ें हैं ये जान लीजिए। EBR1 क्या है, एक रिसेप्टर है, बाइंडिंग रिसेप्टर, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होगी, एग की विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये सारे सपोज कीजिए ये एग है, तो एग के चारों ओर क्या पाई जाती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन के टाइम फर्टिलाइजेशन कोन वगैरह के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। तो इन्हीं के सरफेस पे क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम क्या होता है,
EBR1, जो कि किससे बाइंड करती है, EBR1 होती है वो किससे बाइंड करेगी, आपकी स्पर्म में, स्पर्म के सरफेस पे एक बाइंडिंग प्रोटीन होता है, स्पर्म के सरफेस है, सपोज करो ये स्पर्म है, तो स्पर्म पे ये बाइंडिंग प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो बाइंडिंग प्रोटीन से कौन इंटरेक्ट करता है, आपका EBR1 इंटरेक्ट करता है, ठीक है, EBR1 इंटरेक्ट करता है और इनके बीच में बाइंडिंग होती है और फ्यूजन होने के बाद ये क्या होते हैं, अंदर इसमें न्यूक्लियस इसका एंट्री कर जाता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अब आपको क्या किया दिया गया है, आपको फर्टिलाइजेशन की पहले का कंडीशन दिया हुआ है एक ग्राफ में, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद 1 से 3 सेकेंड का ग्राफ कैसा दिखाई देगा, ठीक है। मतलब आपको सब चीज़ के लेवल कैसे कैसे दिखाएंगे वो आपको डिटरमाइन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो अगली स्लाइड में इसका मैंने एक वो रखा हुआ है, एक पिक्चर रखा है, उसकी हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या प्रोसेसेस यहाँ पे होते हैं। पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग ऑप्शंस ग्राफ पे आएंगे, ठीक है। देखिए बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या दिख रहा है आपको, बाहर में पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, अंदर में नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए आप लोग जानते होंगे कि फर्टिलाइजेशन के टाइम में एक स्पर्म आके बाइंड करता है एक से, और बाकी स्पर्म क्या हो जाते हैं, बाइंड नहीं कर पाते, उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। तो पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे सिग्नलिंग होती है, जिसमें यहाँ पे सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, सोडियम प्लस चैनल है वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और सोडियम बाहर जो प्रेजेंट होता है वो अंदर की ओर आना चालू कर देता है। तो अंदर बाहर पहले पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि सोडियम पहले क्या था, बाहर ज़्यादा था, लेकिन अब सोडियम जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो अब क्या होगा, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और सोडियम अंदर आना चालू हो जाएगा, तो बाहर सोडियम की कमी हो जाएगी, तो नेगेटिव चार्ज बाहर क्रिएट हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा, आपके पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव पहले क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा पोटेशियम जो का चार्ज था उस पर कोई रोल नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, वो बैलेंस रहेगा, जैसे ही था वो स्टेबल था। सपोज करो K प्लस का पहले कंसंट्रेशन अगर 100% था बाहर में, और फर्टिलाइजेशन के बाद भी क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन 100% ही होगा, क्योंकि सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन नहीं होती, खाली सोडियम चैनल ओपन होती है। तो सोडियम चैनल बाहर से अंदर की ओर आती है, पोटेशियम के कंसंट्रेशन पे कोई रोल नहीं पड़ता। दूसरी बात की गई थी आपके उसमें, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था EBR1, ये क्या होता है, ये रिसेप्टर होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो EBR से ही क्या करते हैं, ये स्पर्म के बाइंडिंग जो प्रोटीन होते हैं वो आके क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने का ये भी एक तरीका होता है कि ये जो EBR के नंबर है वो भी क्या होने लगते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं, EBR के नंबर क्या होने लगते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं। तो दो कंडीशन, 3 चीज़ें होंगी फर्टिलाइजेशन के बाद। पहला क्या होगा, आपका जो बाहर पॉजिटिव चार्ज था और अंदर नेगेटिव चार्ज था, वो सोडियम आयन के ओपन होने के कारण चार्जेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मतलब जो मेम्ब्रेन है जो पहले पोलराइज थी, मतलब -60 के आसपास था उनका पोलराइजेशन, वो अब क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मतलब अंदर की ओर पॉजिटिव होगी और बाहर की ओर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, पोटेशियम का लेवल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा बिफोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आपको और थर्ड क्या होगा, आपका EBR1 है जो कि किसका रिसेप्टर है, आपका EBR1 आपका रिसेप्टर है बाइंडिंग प्रोटीन के लिए, जो कि स्पर्म के पास प्रेजेंट होता है। तो पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए इनके नंबर भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो अब आपको ग्राफ में ये चीज़ मैच करना है कि कौन से ग्राफ में ऐसा शो किया गया है जिसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डीपोलराइजेशन शो किया हो, पोटेशियम के लेवल को स्टेबल रखा हो और सोडियम के लेवल को इंक्रीज रखा हो, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको मैच करनी है। तो यहाँ पे देख भी लेते हैं कि क्या क्या रोल है। देखिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन ट्रिगर्स अ रैपिड डिपोलराइजेशन ऑफ द एग मेम्ब्रेन ड्यू टू एन इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम प्लस आयन। तो वही होता है, सोडियम प्लस आयन जैसे भी अंदर आता है तो क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन का डिपोलराइजेशन होता है। दिस चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए। पॉलीस्पर्मी क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म की एंट्री हो जाती है किसी एग में, तो उसको बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। तो इस एक्शन को रोकने के लिए क्या होता है, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक करने के लिए सोडियम आयन ओपन हो जाता है और मेम्ब्रेन का क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है। दूसरा सोडियम पोटेशियम आयन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो सोडियम आयन इन्फ्लक्स हो जाता है अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द स्पर्म बाइंडिंग कॉजिंग द डीपोलराइजेशन। तो सोडियम के नंबर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं।
पोटेशियम लेवल रिमेन लार्जली अनचेंज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में जो आपका पोटेशियम का लेवल है वो क्या रहता है, स्टेबलाइज रहता है। EBR1 की बात करें तो EBR1 क्या होता है, द रिसेप्टर ऑफ फॉर द स्पर्म बाइंडिंग, ठीक है, डिक्रीजेज एज इट इंटरेक्ट्स विद बाइंडिंग एंड स्पर्म बाइंडिंग अकर्स, ठीक है। तो जैसे ही एक स्पर्म आके बाइंड कर जाता है तो EBR1 के नंबर भी क्या होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। तो अब आपको आई थिंक इसका कंसेप्ट पता चल गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये कंडीशन आपको दिखाई देती है। एक मिनट। तो क्या क्या चीज़ें मैंने बोली, सोडियम प्लस आपको क्या दिखना चाहिए, सोडियम प्लस हाई दिखना चाहिए, ठीक है। पोटेशियम प्लस अनचेंज रहेगा, ठीक है। उसके अलावा EBR1 इनके नंबर आपको डिक्रीज दिखने चाहिए। मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी क्या दिखना चाहिए आपको, डीपोलराइज होना चाहिए, मतलब वो किस साइड चले जाएगा, माइनस से पॉजिटिव को चला जाएगा। -60 था तो वो अब क्या हो जाएगा, प्लस की ओर मूव करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले में ये देखिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल -50 था, ये देखिए पहले में -60 था, सॉरी -60 था। यहाँ पे देखिए अब -60 से ये क्या हुआ, ऊपर चढ़ने लगा। ये देखिए एक टाइम दिया हुआ है, इधर 1 2 3 सेकेंड और इधर मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिया है, ठीक है। तो ये ऊपर जैसे जैसे जाएगा तो ये डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है, और नीचे की ओर क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। तो ये ऊपर की ओर मूव किया मतलब डीपोलराइजेशन तो हो गया, तो पहला कंडीशन तो इसने फुलफिल कर लिया। दूसरा EBR1 के नंबर, तो EBR1 के नंबर यहाँ भी 50 के आसपास हैं और यहाँ भी 50 के आसपास हैं, तो ये नंबर तो सेम ही है, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा इसके कारण, क्योंकि EBR के नंबर आपको क्या दिखने चाहिए, डिक्रीज दिखना चाहिए था, ठीक है। अगला क्या है, सोडियम प्लस आयन। सोडियम प्लस आयन का नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ये करेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा और इंक्रीज होना था, ये सफिशिएंट नहीं है आई थिंक, तो ये भी इसलिए उससे मैच नहीं कर रहा है। साथ ही साथ पोटेशियम था, उसका नंबर था सपोज करो -100 के आसपास था, और यहाँ उसका नंबर क्या दिख रहा है, बढ़ा हुआ दिख रहा है, जबकि पोटेशियम क्या होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो इसके चलते इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 मतलब सॉरी ग्राफ 2 क्या बोल रहा है, यहाँ भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ, EBR का नंबर वैसे ही है, सोडियम का नंबर वैसे ही है, उसके अलावा इसका नंबर क्या है, बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। ये देखते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ, EBR1 के नंबर तो अभी चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन देख लेते हैं आगे चीज़ें सही हो रही है कि नहीं, क्योंकि हमको बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। सारी चीज़ें मैच हो जरूरी नहीं है, EBR का नंबर तो वही है जबकि इसको कम होना था, ठीक है। अभी हमको डाउट है इसमें। अगला देख लेते हैं सोडियम प्लस। सोडियम प्लस का इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पे बहुत इंक्रीज़ हुआ है, तो ये करेक्ट है। और पोटेशियम का जो लेवल है वो सेम है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका है। और ये देख लेते हैं अगला, यहाँ पे EBR वाला खाली मैच नहीं हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें मैच हो रही है, तो हमारा बेस्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं, यहाँ पे तो जो पोलराइजेशन रेट है वो डिक्रीज होते हुए दिखाया जा रहा है, तो ये यहीं से इनकरेक्ट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे पोटेशियम के लेवल भी आपको इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, तो ये प्लांट डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। इसमें आपको कॉलम दिया हुआ है, 2 कॉलम दिए हुए हैं, इसमें आपको मैच करना है, ठीक है। एक साइड में आपको ऑर्गन के स्ट्रक्चर के नाम्स दिए हुए हैं, पार्ट्स के नाम, और किनको किनको मिला के वो स्ट्रक्चर बनता है, ये आपको क्या करना है, मैचअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नॉर्मल फ्लावर डेवलपमेंट जब पढ़ते हैं तो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट पढ़ते हैं। जैसे मेल वाले में क्या पढ़ते हैं आप लोग, पोलन पढ़ते हैं, पोलन ट्यूब्स पढ़ते हैं, एंथर पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और फिलामेंट होता है। ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाती है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका माइक्रोस्पोरोसाइट, माइक्रोस्पोरोसाइट, ठीक है, माइक्रोस्पोरोसाइट इसको ये बोलते हैं। दूसरा आपका हो गया फीमेल वाला पार्ट होता है, जिसमें हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं और ओवरी बोलते हैं, ठीक है। स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं फीमेल वाली पार्ट में। उसके अलावा जो बाहर में जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स बोलते हैं सिंगुलर के फॉर्म में, और कोरोला बोलते हैं पूरे प्लूरल के फॉर्म में अगर बोले तो। और उसके नीचे में ग्रीन कलर की जो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखाई देती हैं उसको हम लोग सेपल और कैलिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जहाँ पर ये उसका जो ओवरी कनेक्टेड होता है उस वाले रीजन, सॉरी ओव्यूल जहाँ से कनेक्टेड होता है उस वाले रीजन को रिसेप्टिकल बोलते हैं। और जो डंठल होती है जो कि स्टेम से कनेक्टेड होती है उसको पेडिसल बोलते हैं। और
बाकी आपका हाँ, अब क्या है आपको क्वेश्चन में देखना है। फिर एक कुछ और टर्म बता देता हूँ। इन सारी चीज़ों को मिला के फीमेल के जो जितने भी पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को आपस में मिला के पिस्टिल बोला जाता है, या इसके एक और नाम से जानते हैं कार्पल। ठीक है, कार्पल भी बोला जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि फीमेल वाले पार्ट को बोला जा रहा है फ्लावर के। ठीक है, उसके अलावा पेटल और सेपल को एक साथ मिला के पेरियंथ बोलते हैं। ठीक है, पेटल और सेपल दोनों को एक साथ मिला के पेरियंथ बोलते हैं। एंथर और फिलामेंट को एक साथ मिला के एंड्रोसियम या स्टेमन का नाम दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो सकती हैं, आप लोग ये टर्म आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉलम में मैच कर लेते हैं कि कौन सा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कार्पल मैंने क्या बताया, कार्पल आपके क्या होते हैं एक मिनट, हाँ, कार्पल आपके क्या होते हैं, देखिए कार्पल स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होगा। कार्पल क्या होगा, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो एक का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, एक का थर्ड हो जाएगा। पेरियंथ किसको बोलेंगे, पेटल्स और सेपल के ग्रुप को बोलेंगे। तो पेटल्स और कोरोला दिया है, ठीक है, तो उनको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियंथ के नाम से जानते हैं। माइक्रोस्पोरोसाइट मेल वाला पार्ट होता है, जिसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स जो पोलन ट्यूब होता है उसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन होता है ये, पोलन ग्रेन ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पोलन ग्रेन है सपोज कीजिए। तो इसमें दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, एक है वो ट्यूब का फॉर्मेशन करती है और एक न्यूक्लियस होती है जो कि फर्टिलाइज करने का काम करती है। तो जो ट्यूब का फॉर्मेशन करती है उसको ट्यूब सेल या जनरेटिव सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल आपके माइक्रोस्पोरोसाइट या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ये उसके पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और मेगा स्पोरोसाइट में आपके फीमेल वाले पार्ट में आ जाएंगे। तो इसमें एंटीपोडल सेल्स, पोलर सेल, न्यूक्लियाई जो कि ओव्यूल में आपका जो प्रेजेंट होगा वो स्ट्रक्चर्स हैं। तो आपका ये डी का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेस्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एंटीपोडल सेल्स वगैरह आप लोग ऐसे स्ट्रक्चर देखे भी होंगे। ये जब एक एम्ब्रियो होता है तो एम्ब्रियो के ऊपर में ऐसे 3 सेल्स पाए जाते हैं जिनको सिनर्जिड सेल्स बोला जाता है, एंटीपोडल सेल्स बोला जाता है। यहाँ पे 2 सेल्स होते हैं सिनर्जिड के फॉर्म में, यहाँ पे एक आपका न्यूक्लियर और सेंट्रल न्यूक्लियाई पाया जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको आगे की स्लाइड में देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आप लोग को अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर पेरियंथ और कार्पल के बारे में पता रहता तो आप तो माइक्रोस्पोरोसाइट और मेगास्पोरोसाइट को इजीली करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, गिवन बिलो आर लार्वल स्टेजेस एंड फाइलम टू विच दे बिलोंग, सिलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक साइड पे आपको फाइलम के नाम दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे उसकी लार्वल फॉर्म्स दिए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे आपके छोटे मोटे एग्जाम या पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग ये मैंने टेबल दिया हुआ है, इसमें फाइलम के नाम दिए हुए हैं और उसमें उससे रिलेटेड लार्वल फॉर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये गेट के एग्जाम में या फिर नेट के एग्जाम में पार्ट बी में या बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये देखने को मिल जाते हैं। तो पोरीफेरा के लार्वल फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, पैरेन्काइमुला, एम्फीब्लास्टुला, इसमें एम्फीब्लास्टुला इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं पोरीफेरा का। नीडेरिया या सिलेंट्रेटा में प्लेनूरा लार्वा होता है। ठीक है, उसके अलावा एक्टिन्यूला लार्वा होता है। टीनोफोरा ये आपका माइनर फाइला है, इसमें सीडिपिड नाम का लार्वा पाया जाता है। प्लेटीहेलमिन्थिस में मिरासीडियम लार्वा जो आपके लिवर फ्लूक का लार्वा होता है। सर्केरिया लार्वा, मेटासर्केरिया लार्वा, मूलर लार्वा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एनेलिड्स में देखें तो एनेलिड्स में ट्रोकोफोर लार्वा, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। मोलस्का में भी ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। उसके अलावा क्रस्टेशिया में नौप्लियस लार्वा, साइप्लेस, जोया, मेगालोपा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, माइसिस, ये आप इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं। इकाइनोडर्मेटा के बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स हैं, जैसे डिप्ल्यूरा, विपिनेरिया, ब्रैक्योलेरिया, ऑफियोप्ल्यूटियस, डिलियोलेरिया, ये सारे हो जाते हैं। हेमिकॉर्डेटा का एक ही है, टोर्नेरिया लार्वा। यूरेकॉर्डेटा का है टेडपोल लार्वा। तो ये सारे आप एक टेबल में कुछ इंपॉर्टेंस को याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं हमको क्या करना है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आपको सिलेक्ट करना है। तो पैरेन्काइमा ये एम्फीब्लास्टुला में लार्वा होता है, वो पोरीफेरा का होता है। ये देखिए पोरीफेरा के सामने में आपको, एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ये देखिए पोरीफेरा के सामने आपको एम्फीब्लास्टुला दिख रहा है, तो ये तो करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बिपिनेरिया एंड ऑरिकुलेरिया लार्वा, ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा का है। इकाइनोडर्मेटा ये रहा,
विपिनेरिया ये रहा, और ऑरिकुलेरिया लार्वा भी इसमें पाया जाता है, वो हालांकि इसमें लिखा नहीं है आई थिंक, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। टोर्नेरिया, ये सॉरी ये गलत लिखा गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये टोर्नेरिया है, टोर्नेसिया नहीं है। टोर्नेरिया लार्वा और एक्सोलोटल लार्वा, ठीक है। तो टोर्नेरिया लार्वा हेमिकॉर्डेटा का है, ये देखिए टोर्नेरिया लार्वा हेमिकॉर्ड, लेकिन एक्सोलोटल जो लार्वा है वो एम्फीबियंस में पाया जाता है, ठीक है। वो आपके फ्रॉग का लार्वा है, सैलामेंडर का लार्वा, फ्रॉग सैलामेंडर एम्फीबिया में मिलता है, सैलामेंडर का लार्वल फॉर्म होता है। तो इसके कारण ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 प्लेनुला या इफाइरा लार्वा, निडेरिया में देखिए ये आपको प्लेनुला दिख रहा है, इसके अलावा इफाइरा लार्वा भी क्या होता है आपका निडेरिया ही फाइलम का में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो एक्सोफाइलम हेमिकॉर्डेटा में आपके टोर्नेरिया लार्वा जरूर मिलते हैं, लेकिन जो एक्सोलोटल लार्वा होता है वो एम्फीबियंस में मिलता है, देखिए, जो कि स्पेसिफिकली सैलामेंडर में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये टेबल आप लोग जरूर एक बार ग्रो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी प्लांट डेवलपमेंट से पूछा गया क्वेश्चन है। मिनट इंक चेंज कर लेते हैं। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये प्लांट के डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक एम्ब्रियो सैक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एम्ब्रियो सैक से ही कैसे आपके एक सेल का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको, टोटल 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। तो ये एक एम्ब्रियो सैक है जो कि चारों ओर से कवर्ड रहता है इंटेगुमेंट से, ठीक है, और ये वॉल की ओवरी से अटैच्ड रहता है, ठीक है, और ये बाहर में कवरिंग होती है जिसको हम लोग न्यूसेलस नाम देते हैं। यहाँ पे एक सेंटर में एक मेगास्पोर मदर सेल होता है जो कि डिप्लॉइड फॉर्म में होता है। इसका मियोसिस के कारण डिवीजन होता है जिससे टोटल में 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, 4 सेल्स बनते हैं। इसमें से 3 सेल क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और एक सेल क्या होता है वो एम्ब्रियो सेक होता है, और वही क्या करता है 3 बार माइटोसिस करता है, माइटोसिस करेगा 3 टाइम्स। तो एक सेल है 3 बार माइटोसिस करेगा तो कैसे बनेगा, माइटोसिस में क्या होता है 1 से 2 सेल बनता है, ठीक है, और 2 से क्या बनता है, दोनों 2 बार डिवाइड करेंगे तो 4 सेल और बन जाएंगे, ये 2 और ये 2, टोटल में कितने सेल बन गए, 2 2 4 2 6 और 2 8 बन जाएंगे, ठीक है। टोटल में 8 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एम्ब्रियो सैक विथ 8 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई, तो देखिए 8 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए एक एम्ब्रियो सैक के अंदर में 3 टाइम माइटोसिस होने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल में 8 सेल न्यूक्लियाई बन जाएगा, जिसमें ऊपर के जो अभी मैं पिछले स्लाइड में आपको डिस्कस कर रहा था जो सीनट से एंटीपोडल सेल्स की कहानी बता रहा था, और सिनर्जिट और एक सेल की कहानी बता रहा था। ये एंटीपोडल सेल्स होते हैं 3 के नंबर में, और ये जो 2 होते हैं उन्हीं को हम लोग सिनर्जिट के नाम से जानते हैं, और ये बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और ये नीचे जो सेंटर में होता है उसको हम लोग एक न्यूक्लियाई या एक सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरी कहानी होगी। अब हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। द मेगास्पोरोसाइट डेवलप्स विद इन मेगास्पोरेंजियन ऑफ द ओव्यूल। तो ये ओव्यूल होता है, आप लोग पहले जब अभी मैं स्ट्रक्चर बता रहा था फ्लावर का, तो यहाँ पे ओव्यूल लाइक ऐसा स्ट्रक्चर जुड़ा था, यहाँ पे पेडिसिलेट था, यहाँ पे कैलिक्स थे, यहाँ पे कोरोला था, ये सारी था। तो इसमें जो मेगास्पोरोसाइट है, ठीक है, मेगास्पोरोसाइट मतलब कुल मिला के स्पोर की बात की जा रही है, जो कि क्या है आपका ओव्यूल या एक सेल की कहानी हो रही है। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक की बात की जा रही है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक कहाँ पे डेवलप होता है, आपके मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होता है, ओव्यूल में, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये तो सही हो जाएगा, ये इसमें कोई इशूज नहीं है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। मेगास्पोरोसाइट अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हेप्लॉइड। तो यहाँ पे मियोसिस किया है और 4 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ऑल द 4 मेगास्पोर अंडरगो सेवरल माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म फीमेल गेमिटोफाइट। तो जितने भी मेगास्पोर्स बने हैं टोटल में 4, ये चारों के चारों क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीजन करते हैं और फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं एंजियोस्पर्म में, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसमें से 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, खाली एक ही क्या करेगा, आगे ग्रो करेगा। तो इसके कारण ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। फीमेल गेमिटोफाइट इज हैप्लॉइड। तो फीमेल गेमिटोफाइट क्या होता है, आपका हैप्लॉइड होता है, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है। हैप्लॉइड मतलब n के नंबर में ये प्रेजेंट होता है। तो आई थिंक ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा।
अगली क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अरे दोबारा हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 20 है आपका इन केस ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है, द डॉर्सल लिप सेल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड स्पीमैन, मैनगोल्ड, ऑर्गेनाइजर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजर वर मेड। ठीक है, तो जब एम्फीबियंस का डेवलपमेंट होता है, जो डॉर्सल वेक्सिस या डॉर्सल लिप का फॉर्मेशन होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए गए हैं जिसमें ऑर्गेनाइजर एक टर्म आता है। यही क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है सारे सेल की स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए। सेल का कौन से सेल्स होंगे वो डॉर्सल लिप बनाएंगे, कौन से सेल होंगे जो वेंट्रल लिप बनाएंगे, कौन सा होगा वो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में रोल प्ले करेगा, कौन सा है वो मेसोडर्म बनाएगा, एंडोडर्म बनाएगा। ये सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, ऑर्गेनाइजर करता है। ठीक है, इसकी स्टडी दो साइंटिस्टों ने मिल के की थी, स्पेमैन एंड मैनगोल्ड ने, तो इन्हीं के नाम पे इसको स्पेमैन एंड मैनगोल्ड ऑर्गेनाइजर बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर पिक करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए बोल रहा है इट इंड्यूसेस द होस्ट वेंट्रल टिश्यूज टू चेंज देयर फेट्स टू फॉर्म अ न्यूरल ट्यूब एंड डॉर्सल मेसोडर्मल टिश्यूज। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजर की बात की गई है। ऑर्गेनाइजर क्या करता है, इंड्यूस करता है होस्ट के वेंट्रल टिश्यू को टू चेंज देयर फेट्स टू फॉर्म अ न्यूरल ट्यूब एंड डॉर्सल मेसोडर्म टिश्यूज। तो ये देखिए, ये आपका ऑर्गेनाइजर, ये आपको दिख रहा है। ये ऑर्गेनाइजर क्या कर रहा है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, तो वेंट्रल टिश्यूज को किस में चेंज करने का काम कर रहा है, चेंज टू फॉर्म अ न्यूरल ट्यूब और डॉर्सल मेसोडर्म। तो ये देखिए, ये इंडक्शन किस में हो रहा है, इसका मेसोडर्म में इंडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये वेंट्रल टिश्यू क्या कर रही है, आपकी मेसोडर्म का इंडक्शन कर रही है, और मेसोडर्म से ही बाद में क्या बनेगा, ये न्यूरल ट्यूब का इंडक्शन होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका, ए वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। बी वाला क्या बोल रहा है, इट कैन नॉट ऑर्गेनाइज द होस्ट एंड डोनर टिश्यूज इनटू अ सेकेंडरी एम्ब्रियो। तो ये बिल्कुल हो सकता है, ऑर्गेनाइजर में कोई ऐसा डिसेबिलिटी नहीं होता कि वो ये काम ना करे। ऑर्गेनाइजर क्या कर सकता है, डोनर और होस्ट दोनों के टिश्यूज से सेकेंडरी एम्ब्रियो में डेवलपमेंट या ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, होस्ट और डोनर दोनों के टिश्यूज से ही सेकेंडरी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये इट कैन नॉट बोल रहा है, तो इसके चलते ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सी बोल रहा है इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू सेल्फ डिफरेंशिएट इनटू डॉर्सल मेसोडर्म। तो इसके खुद के पास ये एबिलिटी नहीं होती है, ये बोल रहा है ये। ठीक है, इसके खुद के पास एबिलिटी नहीं होती है कि ये डॉर्सल मेसोडर्म में कन्वर्ट हो सके। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एबिलिटी होती है कि ये क्या बना सके, मेसोडर्म में ये फॉर्म कर सके, खुद को मेसोडर्म में इंड्यूस कर सके। ठीक है, तो ये तो मेन काम ही होता है मेसोडर्म बनाना उसका, तो इसके कारण ये डज नॉट के कारण इनकरेक्ट हो जाएगा। इट हैज़ द एबिलिटी टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ गैस्टुलेशन। तो इसके पास जो गैस्टुलेशन वाली एबिलिटी है वो नहीं होती, ये बोल रहा है। तो सॉरी, हाँ, इट हैज़ द एबिलिटी टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ गैस्टुलेशन। हाँ, तो गैस्टुलेशन की एबिलिटी इसके पास होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर का काम क्या होता है, सेल का फेट डिसाइड करना। और सेल का फेट कहाँ से डिसाइड होता है, गैस्टुलेशन। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्टुलेशन के नाम से जानते हैं। तो ऑर्गेनाइजर का ये तो मेन फंक्शन होगा। तो डी वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ई वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बोथ बीटा कैटेनिन एंड कॉर्डिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनाइजर। तो ऑर्गेनाइजर ही क्या करता है, दो टाइप के प्रोटीन का रिलीज करता है, जिसमें से बीटा कैटेनिन होते हैं, उसका काम क्या होता है, डॉर्सल एक्सिस का फॉर्मेशन करता है। ये डॉर्सल साइड के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। मतलब जो एम्फीबियंस है उसका अगर डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये जो डॉर्सल लिप वाली स्ट्रक्चर है या डॉर्सल साइड है, उसको बनाता है बीटा कैटेनिन। और आपका जो कॉर्डिन प्रोटीन है, ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये वेंट्रलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और डॉर्सल के अपोजिट साइड में इसका फॉर्मेशन होता है। तो कॉर्डिन का रोल वेंट्रलाइजेशन में है और बीटा कैटेनिन का रोल डॉर्सलाइजेशन में है। तो ये स्टेटमेंट ई भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल में आपके ए स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट और ई स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ए और ई जिसमें भी हैं वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बाई मिस्टेक डी और ई लिखा है, डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, तो ये वाला सॉरी, डी भी करेक्ट हो सकता है, तो ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं, इसमें डी भी करेक्ट हो सकता है। डी में देखो क्या बोला गया है, द ऑर्गेनाइजर इनिशिएट्स द मूवमेंट ऑफ गैस्टुलेशन। तो ये तो करेक्ट होगा, तो डी भी करेक्ट हो सकता है। लेकिन ए तो करेक्ट ही है, क्योंकि इस पे हम के होस्ट का वेंट्रल टिश्यू देख रहे हैं आप लोग। वेंट्रल टिश्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है फेट को न्यूरल ट्यूब और डॉर्सल मेसोडर्म के फॉर्मेशन में। तो ये इसका बेसिक काम है, मेसोडर्म का भी इंडक्शन कर सकता है और न्यूरल ट्यूब का भी इंडक्शन कर सकता है। तो इसलिए ये आपका
इसमें ऑप्शन होना था ऐसा ACDE, ठीक है, ACDE, सॉरी ए सी नहीं होगा, आपका ऑप्शन ऐसा होना था, ए भी करेक्ट होगा, जैसे ए वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बी वाला तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट होगा, डी वाला करेक्ट होगा और ई वाला करेक्ट होगा। तो ये ACDE ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट थे, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों आपके करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बाद में करना है हमको, इसको एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ सी अर्चिन एग्स। तो हमने एक बार इसको देख लिया, उसी को एक बार और गो थ्रू कर रहे हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है शायद उसी टॉपिक से रिलेटेड। रिसेक्ट, और इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं फर्टिलाइजेशन सी अर्चिन में, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस आपने देख चुके हैं, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। रिसेक्ट और स्प्रेक्ट आर पेप्टाइड्स रिलीज फ्रॉम द एग जेली एंड हेल्प इन स्पर्म अट्रैक्शन। तो इसमें 2 टाइप के पेप्टाइड्स या केमिकल्स या प्रोटीन रिलीज होते हैं, कैसे, एग जेली से, और ये किसमें रोल प्ले करते हैं, स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं एग की ओर, और स्पर्म की एग के अट्रैक्शन को या बाइंडिंग को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। आगे और देख लेते हैं, आपको इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है ना, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए पहले स्टेटमेंट बी, बाइंडिंग किस पे प्रेजेंट था, स्पर्म पे प्रेजेंट था, नेक्रोसोमल प्रोटीन इंटरेक्ट इन ए स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर विद एग्स। तो ये जो बाइंडिंग होता है वो EBR1 से इंटरेक्ट करता था, आपने देखा था, बाइंडिंग EBR1 से इंटरेक्ट करता है, और ये जो इंटरेक्शन होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब एक जो एग है एक स्पीसीज का, उसमें जो आपका EBR1 होगा वो उसी स्पीसीज के स्पर्म से ही, क्या स्पर्म के बाइंडिंग को ही क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है, दूसरे स्पीसीज से बाइंड नहीं कर सकता। तो ये जो इंटरेक्शन होगा वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। तो बी वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी क्या बोल रहा है, अ रेस्पिरेटरी बर्स्ट occurs during the cross linking of the fertilization envelope where calcium dependent इंक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल इज ऑब्जर्व। तो ये जो स्टेप होता है उसको हम लोग रेस्पिरेटरी बर्स्ट के नाम से जानते हैं, या ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी भी इसको बोला जाता है, जो कि पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करता है। जैसे ही क्या करता है, स्पर्म बाइंड करता है आपके किससे, फर्टिलाइजिंग इन्वेलप से, तो उसके बीच में जब क्रॉस लिंकिंग होती है तो कैल्शियम डिपेंडेंट ऑक्सीजन का क्या होता है, लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिससे आपका फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी वाली जो एक्टिविटी है वो होती है। तो ये सी वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, IP3 विच इज फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ स्पर्म एंट्री सिक्वेस्टर कैल्शियम लीडिंग टू कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक्सोसाइटोसिस। तो ये फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होती है, जिसमें क्या होता है, आपका IP3 जो है वो आपका क्या करता है, कैल्शियम का रिलीज करता है, कैल्शियम को रिलीज कराता है, और ये कैल्शियम रिलीज होने के बाद क्या करता है, मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को चेंज कर देता है, और पोटेंशियल चेंज होने के कारण अब उस पर दूसरे स्पर्म इस पर बाइंड नहीं कर पाते और फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हो जाती है। तो यहाँ पे कैल्शियम को सिक्वेस्टर कर लिया जाता है, ये बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये कैल्शियम को रिलीज कराता है, सिक्वेस्टर नहीं कराता है, ठीक है। तो इस कारण से आपका जो डी वाला स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप लोग IP3 डैग वाला एक पाथवे पढ़े होंगे या GPCR पढ़े होंगे, GPCR पढ़े होंगे आप लोग। तो GPCR में क्या होता है, PIP2 प्रोटीन होता है, PIP2 आपका फॉस्फोइनोसिड और डाईफॉस्फेट, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक साइड क्या बनाता है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल बनाता है, दूसरे साइड क्या करता है, IP3 का फॉर्मेशन करता है। और ये IP3 क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम आयन का स्टोरेज होता है। तो यहाँ पे ये IP3 गेटेड कैल्शियम आयन चैनल पे क्या कर देता है, बाइंड करके उसको ओपन कर देता है और कैल्शियम को रिलीज कराता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया था, कैल्शियम को वो सिक्वेस्टर करता है। तो इस कारण से स्टेटमेंट डी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी आपके सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही सिलेक्ट करना था। यहाँ पे आप उसका पूरा क्या क्या बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, ये कैल्शियम आयन का लेवल कैसे राइज होता है, सोडियम आयन का क्या रोल होता है, ये देखिए IP3 पाथवे का सारी चीज़ें दिया हुआ है, स्पर्म की बाइंडिंग और EBR की बाइंडिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप लोग गो थ्रू इससे कर सकते हैं, ठीक है। मैं खाली क्वेश्चन में जो डिमांड था वो एक्सप्लेन किया, यहाँ पे उसी चीज़ को सेंटेंस में लिखा हुआ है, आप इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की क्लास एंड करेंगे।
चलो इसको अगली क्लास में करते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आपको कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके देन, किसी को कोई डाउट नहीं है तो थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम लोग कोई दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, फिजियोलॉजी या देखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी को, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। और जो जो इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक आपको बोल रहा हूँ और जो जो यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन सबको आप एक बार गो थ्रू करके जरूर जाइए, क्योंकि वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा, लेकिन कंसेप्ट वही रहेंगे। ठीक है, तो आप वो सब चीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, और आपको कोई डाउट आती है तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। ओके ओके देन, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।